Hi everyone. Today we'll try to learn about the पावर फैक्टर. हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत होती है हमको पावर फैक्टर की. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो फैसिलिटी इंडस्ट्री में या आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो लोग आपसे पूछते हैं. तो बेसिकली पावर फैक्टर क्या होता है. पावर फैक्टर देखो, हाँ, सिस्टम में टोटल 3 टाइप के लोड होते हैं. एक होता है इंडक्टिव, देन होता है कैपेसिटिव एंड देन होता है रेजिस्टिव. रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी मतलब 1 होता है. इंडक्टिव लोड में क्या होता है, पावर फैक्टर लैग करता है. कैपेसिटिव में क्या होता है, पावर फैक्टर लीड करता है. तो सी कॉन्सेप्ट इज अ फैक्टर is actively out of the real power generated. Power generated is apparent power out of which the active power usable in apparent times the power factor. So अभी क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि एक्टिव पावर क्या होता है, देन अपरेंट पावर क्या होता है, देन यूजफुल पावर क्या होता है. सी एक तो बहुत बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में कि जो रिएक्टिव पावर होता है या KVR होता है वो यूज़फुल नहीं होता है. ये बहुत एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो मैंने नोटिस किया हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लोग आंसर करते हैं. तो बेसिकली एक्टिव पावर हो या रिएक्टिव पावर हो, रियल पावर हो, एपरेंट पावर हो, सारे पावर यूज़फुल होते हैं. सब कहीं ना कहीं यूज़ होता है टू डू सम वर्क. ओके, तो पावर फैक्टर सिंपली क्या होता है, रेशो ऑफ रियल पावर और KW जो हम यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल में यूज़ होता है. एंड देन VM इज द apparent पावर. नीचे और डिटेल में देखेंगे. देन उसका होता है कि पावर फैक्टर डेफिनेशन करते हैं कि फंडामेंटल वोल्टेज एंड करंट. ओके, सेकेंड ये डायमेंशन लेस होता है. इसकी वैल्यू क्या होती है, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है. तो बेसिकली पावर फैक्टर की वैल्यू 0 to 1 होती है. पावर फैक्टर करेगा तो लीड करेगा, जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि अगर कैपेसिटिव है तो लीड करेगा, इंडक्टिव लोड है तो लैग करता है. देन देखिए वोल्टेज एंड करंट फॉर्म है, वन फेज है, वो हम नीचे ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होता है. when the power is 1 supplied by the source is consumed by the load. हाँ, मतलब जैसे एक और लोड होगा रेजिस्टिव लोड जिसमें पावर यूनिटी होता है. मतलब शॉर्ट ये होता है कि उसमें एक्स्ट्रा या जो रिएक्टिव पावर उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है. ठीक है, जैसा भी नॉर्मल रेजिस्टिव लोड हो गया, कोई भी लाइट बल्ब, LED लाइट, ये सब. सो इसमें पावर फैक्टर का इतना इशू नहीं आता. अगर पावर फैक्टर कम है, फैक्टर ज़्यादा है, तो बेसिकली क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है. इंडक्टिव लोड करेगा, जैसा मैंने ऊपर बोला, इंडक्टिव लोड होगा तो करेगा, जैसा भी हमने डिस्कस किया. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. ड्यू टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द लोड return to the source, or due to the non-linear load that distorted the waveform of the circuit draw from the source. Non-linear load क्या होता है, ये non-linear load क्या होता है, जैसे हमारी LEDs लाइट आजकल आती है जिसमें इन्वर्टर होते हैं, फिर या जो दूसरे इन्वर्टर हो गया, दैन कोई भी कन्वर्टर हो गया,
तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे आईजीबीटी होता है, डायोड होता है, ये सब क्या होते हैं, इसकी वजह से जो एक्चुअल वेव फॉर्म जनरेट होनी चाहिए वो जनरेट नहीं होती है, वो डिस्टॉर्टेड होती है। वही चीज़ वो बोल रहा है। तो सी बेसिकली सब क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का पावर फैक्टर, आई मीन दो एक ही टाइप का पावर फैक्टर होता है, बट एक्चुअल में दो टाइप का पावर फैक्टर होता है। सी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पावर फैक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, ट्रू पावर फैक्टर, देन एज पर द नेचर ऑफ द यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग लीडिंग, जो कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर एंड ट्रू पावर फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर इज angle between the fundamental voltage and the current, ये वो एक्सप्लेन करते हैं, ये वो द एंगल बिटवीन द voltage and current, fundamental voltage and current, that's the basic concept of basic concept of uh, basic concept of power factor. Waveform by the fundamental are definition pure sinusoidal, but as the waveform distorted is due to the harmonic angle, and angles are different that what would be for the fundamental waveform. Also affect the overall power factor. ये सब हम लोग देखेंगे नीचे, पावर फैक्टर और डिस्टॉर्टेड पावर फैक्टर। In a circuit including harmonics, apparent power including harmonic supply. अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला बेसिक होता है जो सबको मालूम होता है कि होता है, देन वो लैग करता है, लीड करता है। तो जो लैग लीड करता है वो होता है बेसिकली तुम्हारा लोड डिपेंड करता है कि इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, ये सब लीनियर लोड्स आते हैं, लीनियर लोड हो गए ये सब, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, देन रेजिस्टिव, ये सारे लीनियर लोड में आ जाते हैं। देन उसके बाद आता है नॉन लीनियर लोड। नॉन लीनियर में जैसा मैंने बताया कि नॉन लीनियर लोड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इन्वर्टर, कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, ये सारे कन्वर्टर्स हो गए। यूपीएस हो गया, यूपीएस एक तरह का नॉन लीनियर लोड ही है वो भी। तो दैन तुम्हारा कंप्यूटर हो गया, उसका पीसी, सीपीयू हो गया, ये सब नॉन लीनियर लोड्स में आता है। तो यहाँ पर दो टाइप के लोड्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए, कि एक होता है लीनियर लोड, एक नॉन लीनियर लोड। पहले क्या होता था, लोग नॉन लीनियर लोड को कंसीडर नहीं करते थे पावर फैक्टर में। आफ्टर द स्टडी, आफ्टर द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, नॉन लीनियर लोड भी जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं उसमें। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर था जो हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है, जैसे बीएसटी हो गया या अदानी हो गया या टाटा हो गया, तो वो लोग पहले केडब्ल्यू के ऊपर अपने को चार्ज करता था, बट अभी उन्होंने केवी के ऊपर चार्ज करना शुरू किया, क्योंकि वो लोग अभी उसमें पावर फैक्टर मतलब लीनियर नॉन लीनियर लोड की वजह से जो भी लॉसेस है दोनों कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में, इसमें हम हार्मोनिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो ट्रू पावर फैक्टर टोटल अपैरेंट पावर, यूटिलिटी penalties are based on the true power factor होगा। तो ये जो सी देयर इज नो फेज एंगल, इसलिए यूनिटी एंगल जीरो, इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी है। इज अ गैप, तो लोड की वजह से क्या हो रही है, लैग ना वोल्टेज करंट से, सो ये लैग कर रहा है। यहाँ पे ये कैपेसिटिव सर्किट है तो ये लीड कर रहा है। ओके, फेज मतलब ये हो गया इन फेज, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड सेम पॉइंट पर आउट ऑफ फेज मतलब, इन फेज मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका जीरो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों भी आउट ऑफ फेज है, जैसे इसका भी ये आउट ऑफ फेज है, ये भी आउट ऑफ फेज है। एंड उसके बाद आता है कि परफेक्ट क्या हुआ, आप रीड कर लेना इसको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, नॉल ये वो सब, ठीक है। लैगिंग, लीडिंग,
पॉज करके रीड कर लेना। देन आते हैं पावर फैक्टर करेक्शन क्या होता है। सी, तो अगर हमारे सिस्टम में पावर फैक्टर, हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत लो है, लाइक अगर 0.8 है या 0.9 है या 0.95 है, तो इसमें कैसे अगर हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.95 है, 95 के ऊपर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है 0.1, 0.96, 0.97, 0.98, 0.999 और 100 तक अगर यूनिट तक जाता है तो ये हमको इसके ऊपर सर्टन अमाउंट का हमको इंसेंटिव मिलता है। अगर हमारा 0.95 से नीचे जाना शुरू होता है, 9.4 होता है, 0.94 होता है, 0.93 होता है, तो हमको पेनल्टीज लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा जो भी फैसिलिटी है या जो भी एरिया है या जो भी बिल्डिंग है, हम उसका पावर फैक्टर प्रॉपर मेंटेन रखें। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एक मेथड है एक्टिव पावर फिल्टर यूज़ होता है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा बाद में कि एक्टिव पावर फिल्टर क्या होता है, कैसा काम करता है, कैसा काम नहीं करता है। दैन जब हम पैनल डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना होता है, स्टेप क्या होता है, स्टेजेस क्या होते हैं पैनल में, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो पैनल है वो कैसा डिज़ाइन होगा या हमारा कितना परफेक्टली वो काम करेगा, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग के टाइम हम डिसाइड करते हैं कि मेरा लोड इतना है, 5 kW है या 1000 kW है या जो भी XYZ। तो अगर इतना लोड चालू हुआ तो इतना हारमोनिक्स होगा, तो इतना लोड चलेगा तो 5 kVAR का मेरा कैपेसिटर ऑन होना चाहिए या 10 का होना चाहिए या 20 का होना चाहिए। तो वो स्टेप और स्टेजेस में डिसाइड करते हैं हम लोग पूरा, तो वो सब मेथड है पूरा। तो reduce the lagging demand of the load, okay, and then compensate the lagging reactive current drawn by the supply leading reactive current to the power system। ठीक है, तो मेथड है थ्रू कंट्रोल किया जा सकते हैं। और उसके कुछ डायग्राम्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब है, ये आप रीड कर लेना, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, दैन आप मेरे ब्लॉग से भी ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैन उसमें लिखा हुआ बेनिफिट्स क्या है अगर पावर फैक्टर कम होता है या कैसा होता है। एक छोटा एग्जांपल है, ठीक है, मैं इसका जो वर्किंग है वो मैं उसको इस एग्जांपल को मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैसा कैलकुलेट नहीं हुआ है, नॉल वो सब। तो सी यहाँ पे फिर कुछ केसेस दिए हुए हैं कि कैपेसिटर कैसा किस किस लोकेशंस पे होगा तो क्या बेनिफिट होगा, कैसा नहीं होगा। बेसिकली हम लोग जो हैं वो लोड एंड साइड पर ही यूज़ करते हैं कैपेसिटर बैंक। सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट वी कैन से कि बेस्ट प्रैक्टिस है यूज़ करने का, क्योंकि लोड के पास जितना लोड के पास कैपेसिटर बैंक रहेगा वो उतनी जल्दी ट्रिगर होता है, उतना होता है वो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। कैपेसिटर एट द सर्विस एट PCC एंड MCC मैंने बताया, ये हो गया पावर कंट्रोल सेंटर, मोटर कंट्रोल सेंटर। तो हम वहाँ पर उसको लगा देते हैं। ये उसका थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका बेसिक सा बहुत सिंपल सा फार्मूला है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। So I'll try to explain that on my next video. So क्या होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटी। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी मैं आज जस्ट ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दिस टर्मिनोलॉजी की कैलकुलेशन कैसा होता है कैसा नहीं होता है। सो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर एक क्वेश्चन आता है बार बार कि व्हाट इज़ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ 2-3 लाइन में। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का काम ये होता है
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियंस और इंजीनियर से भी पूछते हैं, जो मैनेजर और समटाइम शिफ्ट इंजीनियर सब इसके लिए जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक पावर पावर फैक्टर कंट्रोलर, ये एक डिवाइस है, ठीक है। इसका सिंपल पर्पज़ ये होता है कि जब हमारा लोड बढ़ता है, इंडक्टिव लोड बढ़ता है, तो क्या होता है कि हमारा जो कंजम्पशन है उसमें उसमें मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ तो आपको शायद समझेगा कुछ। सी, ये मेरा पावर है ग्राफ, ये मेरा नॉर्मल ग्राफ है, के वी आर है, एक्टिव पावर, रियल पावर, एपरेंट पावर। क्या होता है, मेरे लोड में इंडक्टिव पावर बढ़ेगा, इंडक्टिव लोड बढ़ेगा, रिएक्टिव का डिमांड बढ़ेगा, वी आर का डिमांड बढ़ेगा, तो पावर फैक्टर ऐसा होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है, जो कि हमको यहाँ ग्राफ इस फोटो में समझ में आ रहा है, इस पिक्चर में समझ में आ रहा है। फिगर में अगर हम देखें ये और ये, मैंने इस के वी आर को रिड्यूस कर दिया हूँ यहाँ तक, आई मीन 418 तक लाया हूँ, मेरा पावर फैक्टर 0.89 तक इम्प्रूव हुआ। अगर मेरा के वी आर 8 है तो मेरा पावर फैक्टर 0.78 है। मतलब होता है कि इसको और इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, रिएक्टिव पावर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इंडक्टिव लोड क्या होता है कि लैगिंग पावर प्रोवाइड करता है, वो भी रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है, बट वो लैग करता है। और कैपेसिटिव पावर क्या होता है, वो लीड करता है। तो जब लैग और लीड होता है तो कैपेसिटिव क्या करता है, इंडक्टिव लोड का जो रिएक्टिव पावर होता है उसको माइनस करता रहता है, माइनस कर, जैसे इधर देख लो, रिएक्टिव पावर मेरा 825 था, इंडक्टिव लोड मैंने क्या किया, कैपेसिटर ऐड किया, ये इतना रिएक्टिव पावर प्रोवाइड किया सिस्टम को, तो उसने उस सिस्टम से माइनस किया, तो मेरा अभी रिएक्टिंग पावर इतना है। अगर मैं और इतना पावर ऐड कर दूँ कैपेसिटर बैंक और रिएक्टिव पावर इतना ऐड कर दूँ पॉजिटिव, इसको भी माइनस कर देगा, फिर ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सिस्टम पूरा यूनिटी हो जाएगा। ओके, तो ये है। और सेकंड सिंपल सा आंसर, कभी भी जब कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द पावर फैक्टर, तो सिंपल सा ये डायग्राम आप वेव फॉर्म्स को ड्रॉ करने का, एक्सप्लेन करने का, दिस इज द लैगिंग पावर फैक्टर, दिस इज द लीडिंग पावर फैक्टर, एंड दिस इज द फॉर्म फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर। तो एक्सप्लेन हिम इन दिस वे, मैं सच बताता हूँ आपको कि ही विल बी कन्विंस्ड, वो खुश हो जाएगा आपका इतना आंसर देख के। सी, बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को, देर इज़ सो मैनी थिंग, बट हर चीज़ आपके काम की नहीं है। एंड सेकंड कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप सिटर हेल्दी है नहीं है, आप कैसा टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, हम क्योंकि रेटिंग जो होती है उसकी कैपेसिटर की, आप देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटर 25 के वी आर पावर, ओके। तो जो टेस्टिंग होती है वो क्या हम कि उसको क्या, आई मीन हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जो कैपेसिटर की रेटिंग होती है वो फेराड्स में होती है, ठीक है, माइक्रो फेराड में होती है। तो माइक्रो फेराड वैल्यू जो भी इधर पे दिया रहेगा, आप उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, अभी कम हुई, ज़्यादा हुई, तो उससे हमको समझ में आता है कि ये हेल्दी है या ख़राब हो गया है या कैसा है। डायग्राम आपको समझ में आ गई, ये मेन सप्लाई आ रही है, उसमें से थी पेटी, इस लगा के हमने
कंट्रोल कर रहे हैं। क्या होता है कि ये करंट मेजर करता रहता है, वोल्टेज मेजर करता रहता है मेरा कंट्रोलर। तो उसमें हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि इसमें लॉजिक्स लगा देते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि मेरा वो हो गया लाइटिंग में, तो मुझे मेरे सिस्टम को समझ में आया कि मुझे इसकी कैपेसिटी पावर 100 प्रोवाइड, तो वो लॉजिक्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। इन सिंपल इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी मैंने किसी को खड़ा कर दिया एक टैप के पास जिसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। मैं उसको बोलता रहूँगा सी, वहाँ पे अगर 10 लोग आएंगे तो वहाँ पे 10 टैब लगी हुई है, 10 लोग आएंगे तो आपको 10 के 10 टैप को ऑन करना है। अगर 5 लोग आएंगे तो आपको 5 ऑन करना है, अगर आप एक बंदा आएगा तो आपको एक ही टैब ऑन करना है। सेम कंट्रोलर काम करता है, ये रिएक्टिव पावर बढ़ता है सिस्टम में। जैसे कि भाई 5 kVAR का रिक्वायरमेंट है, ये जो कंट्रोलर एक कमांड देता है 5 kVAR के कैपेसिटर को कि स्टार्ट हो जा डिमांड फॉर द reactive power. So this is how it works. एंड हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज बढ़ता है कैपेसिटर्स की वजह से, देख लेंगे, एक लेक्चर बना दूंगा मैं छोटा सा। ठीक है, तो ये सब उसके टाइप्स एंड ऑल वो सब है, देयर इज़ सो मेनी थिंग। तो बेसिक सा ये था कि क्वेश्चन ये है, कंक्लूजन ये है पूरी स्टोरी का कि व्हाट इज़ अ पावर फैक्टर। सो देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ पावर फैक्टर, ट्रू पावर फैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि ये एंगल फंडामेंटल एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेकेंड है कि पावर फैक्टर रेशियो ऑफ टोटल एक्टिव पावर, ये टोटल एक्टिव पावर डिवाइडेड एपरेंट पावर। हम यहाँ पर जो नॉर्मल हमारा पावर फैक्टर था, पर हम यूज पावर फैक्टर, हमने जितना यूज़ किया रियल पावर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक्टिव पावर जो भी है वो हार्मोनिक्स की वजह से जो भी लॉसेस हुआ है वो सब इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे टोटल टू पावर फैक्टर हम टोटल पावर लेते हैं, जो हार्मोनिक्स या इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड की वजह से जो भी लॉसेस होता है वो, और हार्मोनिक्स प्लस एपरेंट पावर, ये हमारा ट्रू पावर फैक्टर होता है। एक्चुअल में भी इसी पे प्रैक्टिस की जाती है। अभी इसी के बेस पे हम वोल्टेज और करंट मेजर करने के बाद रिएक्टिव पावर रहता है उसके ऊपर, और यूटिलिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी अदानी डाटा उसके ऊपर अपने को चार्ज करती है। सो आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर पाया हूँ। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, जो आपको नहीं समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।